अब देखो, पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे आवेशों के बारे में, है ना। आवेशों का गहन अध्ययन किए थे और सब चीज़ हम लोग जाने थे आवेश के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ना। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक, पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस रहा, है ना। बहुत ही अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। अब इसको आगे बढ़ाना है हमें, है ना। और पेपर के पहले तक आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ऐसा नहीं है कि आप आए, वीडियो देखे और चले गए, या वीडियो को देख रहे हैं बस। क्या होता है, वीडियो को आप देखते हैं, देख के स्किप कर देंगे या चल देंगे। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ा देखने का, तब उस वीडियो को आपको खोजना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, आप पढ़ते भी रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते भी रहिए। हालांकि हम लास्ट में नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाते रहिए और नोट्स के हिसाब से तैयारी करिए। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। हेडिंग डालो, कूलाम का नियम। अब देखो, कूलाम का नियम क्या है। तुम लोग पिछला पढ़े हो, कक्षा 11वीं में पढ़े हो न्यूटन का नियम, ग्रेविटी में पढ़े थे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, है ना। दोनों में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं न्यूटन के नियम में, और हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम में। न्यूटन के नियम में क्या था, हम लोग का कक्षा 11वीं में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण में, कि दो द्रव्यमान हम लोग का हो, जिसका मान m1 और एक द्रव्यमान m2, दोनों के बीच का दूरी कितना हो, r हो। तो इस पर लगने वाला बल F जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, ये जो हम लोग का बल है, ये दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, व इन दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती। यही पढ़े थे हम लोग। कूलाम का नियम भी सेम है। यहाँ पर हम लोग दो द्रव्यमान लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, आवेश ले लेंगे Q1, और एक आवेश ले लेंगे क्या, Q2। माना दो आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, R है। मतलब दूरी इन दोनों के बीच की क्या है, R है। तब इन पर भी एक क्या लगेगा, बल लगेगा। मान लो इन पर लगने वाला बल F है, तो इन पर लगने वाला बल F भी दो बातों पर निर्भर करता है। कूलाम चाचा कुछ नहीं किए हैं, बस न्यूटन का उठा के कॉपी पेस्ट किए हैं विद्युत के लिए, है ना। तो क्या होता है, इनके बीच लगने वाला जो बल F है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, व इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है इतना चीज। अच्छा, एक चीज समझो, न्यूटन का जो नियम था वो आकर्षण बल के लिए लागू होता था। आकर्षण बल, केवल इसमें आकर्षण बल देख सकते थे। मतलब कैसा था, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बस इन्हीं के बारे में हम लोग देख सकते थे। लेकिन जहां बात आती है हम लोग के कूलाम भैया की, तो कूलाम के में हम लोग देखते हैं क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों को हम लोग देखते हैं। क्लियर है इतना चीज। ठीक, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, कूलाम का नियम। हेडिंग डाल चुके हो, अब इसका माना फलाना लिखना पड़ेगा। माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी R है, तो उन पर लगने वाला बल F जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सेम न्यूटन के नियम जैसा है, कोई कठिन नहीं है, बस सरल है। लास्ट का 2-3 स्टेप थोड़ा सा हार्ड टाइप का लगेगा आपको, क्योंकि 2-3 शब्द नया आएंगे और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग लेते हैं क्या, इसको नोट करोगे, नोट करने लायक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो। ठीक, वीडियो आएगा उस समय देख लेना आप लोग। अब देखो कूलाम का नियम क्या कहता है। तो दो बिंदु आवेश लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। देखो, माना दो बिंदु आवेश हम लोग लेते हैं Q1 ये, और एक ले लेते हैं बिंदु आवेश Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं R, मान लो। अच्छा, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो पूछो ना, वो मुर्दई, पूछोगे तब तो पता चलेगा। बोल दे रहे हैं, तुम सुन ले रहे हो। कल के दिन में कोई टीचर बोले ये क्या है, तो नहीं पता, फिर टीचर बोलेंगे तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाए हैं, जबकि मैं सब पढ़ा रहा हूँ।
तो पूरा समझो, बिंदु आवेश उस आवेश को कहते हैं जिनकी जो हम लोग कहना चाहिए इनकी जो बीच की दूरी होती है, किनके बीच की दूरी, बिंदु आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, उनके आकार की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि जब दो ऐसे आवेश जिनका आकार जो है उनकी दूरी की तुलना में नगण्य हो, ऐसे आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक, बिंदु आवेश किसको कहेंगे, जिनका आकार दूरी की तुलना में कैसा हो, नगण्य हो। क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो दो बिंदु आवेश ले लेते हैं जिनके बीच की दूरी r है और इन पर लगने वाला बल F है, तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब उतना चीज लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो लिखते हैं, लिखवा दूं क्या, चलो लिखो। माना ये चित्र बनाओ, छोटा सा है, 2 सेकंड लगेगा चित्र बनाने में, चलो चित्र बनाओ। ठीक, तो कूलाम का नियम किसको कहते हैं, देखो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी, दूरी नहीं है ना, दूरी, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, यही हम लोग का क्या है, कूलाम का नियम कहलाता है। ठीक, अब माना फलाना लिखोगे, है ना, तो माना लिख देते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी कितना है, r है, तब उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होगा, यहीं पर देखो, समीकरण 1 व कहां से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर के। क्लियर है इतना चीज। और जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा K इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये होगा हम लोग का समीकरण, इसको मान लेते हैं 3। ठीक, K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है ना, दोनों के बीच आवेश कैसा है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम कैसा है, यदि माध्यम निर्वात या हवा है तो, और यदि निर्वात और हवा को छोड़ के अन्य माध्यम है तो। ठीक, तो देखो इसी में पहला कंडीशन देख लो, जहां के हम लोग का क्या है, जहां के क्या है, अनुपातिक नियतांक है। क्लियर हुआ इतना चीज। चलो इतना चीज नोट करो, फिर इसके आगे देखते हैं। ये निर्भर है ना, देखना, नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। नोट करिए सब चीज को।
ये हो गया। हाँ, अब देखो कंडीशन पहला, जब दोनों आवेशों के बीच, जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम जो है वो कैसा हो, निर्वात या हवा हो, हवा या वायु कर सकते हो, है ना, निर्वात या वायु हो, तो निर्वात या वायु हो तो क्या होता है हम लोग का, के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में समीकरण 3 से हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R²। क्लियर है इतना चीज, क्लियर है। अच्छा, यहीं पर देखो, यदि पहला तो जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात हो या वायु हो, और यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, उसको लिखना है। ठीक, इसको नोट करोगे, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच माध्यम जो है वो निर्वात या वायु को छोड़कर, या ऐसे करो, जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु को छोड़कर अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, तो समीकरण, समीकरण कहाँ से, 3 से, समीकरण 3 से हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R²। क्लियर है ना। जहां एप्सिलॉन नॉट, देखो यहीं पर एक ठो लिख लेना छोटा सा, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की क्या कहलाता है, विद्युतशीलता, व यहां पर जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है, तो खाली विद्युतशीलता लिख देते हैं हम लोग, विद्युतशीलता है। ठीक, क्लियर है इतना चीज, चलो इतना नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखो यहीं से आगे हम लोग का, यहीं से देखो, इसी को समीकरण मान लेते हैं हम लोग, इसी को समीकरण मान लेते हैं चौथा। अब देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो, यदि हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ और एफ को कहाँ ले आओ, यहाँ, तो हम लोग का एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R², और F जो है यहाँ आ जाएगा इसके जगह में, तो F हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मात्रक कैसा होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट का, ये तो हम लोग का कांस्टेंट है, इसका मान तो बदलेगा नहीं, खत्म। Q1 और Q2, Q क्या है हम लोग का आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, है ना, तो ये कूलाम कितना हो जाएगा, कूलाम का कितना वर्ग होगा। F क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, R क्या है दूरी, दूरी को किससे मापते हैं मीटर से, और R का वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक बना वो बनेगा हम लोग का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा। क्लियर है इतना चीज, ये हम लोग का प्रति कहलाता है ना। ठीक, अब इसका हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या विमा या विमी सूत्र, है ना। ये देखो, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का Q1 Q2 मतलब क्या है हम लोग का आवेश है, और दो आवेश मतलब क्या
कुलाम का वर्ग, कुलाम का आवेश क्या होता है, इसका मात्रक, सॉरी विमा, एटी का स्क्वायर, एटी होता है, वर्ग है तो वर्ग। न्यूटन का कितना होता है, एम एल टी माइनस कितना होता है 2, और मीटर क्या है एल, और इसका क्या वर्ग एल स्क्वायर होगा। अब देखो आगे, अब देखो इसी में आगे क्या होगा हम लोग का, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, देखो सबको ऊपर लेके जाओ तो m का पावर कितना हो जाएगा -1, l कितना है 2 और 1 3, ये ऊपर जाएगा तो l का पावर कितना हो जाएगा -3, t का पावर 2 है, ये भी 2 है, माइनस में ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा +2, तो +2 और ये 2 कितना हो जाएगा, t का पावर 4 और a का पावर कितना है 2, तो ये होगा हम लोग का ई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा विमा। क्लियर है इतना चीज, किसी को कोई डाउट, कहाँ, अरे वो कार्य उष्मा ऊर्जा, कंफ्यूज मत होना, देखो हम लोग का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू जो है ये किसका है, बल का है, और एम एल टू टी माइनस टू ये किसका है, ये कार्य का है, ये उष्मा का है, और यही किसका है ऊर्जा का है, तीनों का मात्रक है। क्लियर है, पता चला इसमें का इसमें घुसा दिए, इसमें का इसमें घुसा दिए, हाँ तो वो गलती मत करना ना, वो 12th क्लास में हो, एम एल ए ओ में मत करना। हाँ क्लियर है इतना चीज, चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, अब अगला हेडिंग डालो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। अगला हेडिंग डालो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अच्छा डालो डालो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब समझो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, देखो वो ऐसा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हम लोग आगे काम आएगा ना, आगे काम आएगा, ठीक, इसको वहां पर बताऊंगा ना, एप्सिलॉन नॉट है ना, आधा जीरो है तो। क्लियर है इतना चीज, हाँ। अब देखो हम लोग लाए थे, देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, दो टाइप से इसका परिभाषा बनेगा, ठीक, दोनों टाइप से मैं बता देता हूँ। पहले तो हम लोग इसका समीकरण वगैरह हल करके जो भी लाते हैं, उसके बाद इसका आगे देखते हैं, है ना। तो देखो, माना कूलाम के नियम से ही आएगा वो, ठीक, माना Q1 व Q2 दो आवेश जिनके बीच की दूरी कितना, जिनके बीच की दूरी r है, क्लियर है, तो उन पर लगने वाला बल देखो r है। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, यदि इसको तो को हटाओ, यदि दोनों आवेशों के मध्य, या बीच कर दो, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कैसा हो, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कैसा हो,
निर्वात या क्या हो, वायु हो, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला क्या बल, उस पर लगने वाला बल कितना होगा, हम लोग देखे थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। इसको मान लो हम लोग F1 मान लेते हैं, ठीक, इसको हम लोग क्या मान लिए, F1 मान लिए, ठीक। ये हो गया हम लोग का, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु हो तो उस पर लगने वाला बल हम लोग मान लेते हैं F1, जो इतना लगता है। क्लियर है इतना चीज, जहां एप्सिलॉन नॉट हम लोग का क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। क्लियर है इतना चीज, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, दूसरा देखो हम लोग का क्या है, यदि इन्हीं आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक। तो इसमें देखते हैं, यदि इन्हीं आवेशों को, यदि इन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम, अन्य माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल हम लोग ले लेते हैं F2, है ना। उनके बीच लगने वाला बल F2 बराबर कितना हो जाएगा, अन्य माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R²। इसको मानते हैं समीकरण 2। क्लियर है इतना चीज, समझ आ रहा है ना सबको, हाँ, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, ठीक। अब समझो आगे, समीकरण 1/2 कर देते हैं, यहीं पर देखो, समीकरण 1/2 हम लोग कर देते हैं 2। समीकरण 1 है हम लोग का F1 बराबर हम लोग का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R², बटा समीकरण 2 कितना है F2, भाग दे देते हैं, तो इधर भी भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R²। होगा। अब देखो क्या हो गया, Q1 R1 Q1 Q2 R² Q1 Q2 R² खत्म, 4 पाई से 4 पाई भी खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा F1/F2 बराबर बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन बटे हो जाएगा ये कितना, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना चीज। अब यहां से हम लोग का दो परिभाषा निकलेगा, दो परिभाषा क्या निकलेगा, Q1 R दूरी पर Q2, Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर हैं, इसके बीच लगने वाला बल F है, ठीक। तो दो बातों पर निर्भर इसका जो परिभाषा है वो इस टाइप से निकलेगा, क्या निकलेगा कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। तो एक परिभाषा हम लोग का क्या निकलेगा, एक परिभाषा निकलेगा हम लोग का माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। एक परिभाषा और हम लोग का निकल जाएगा यहीं से, एक परिभाषा क्या, अब बल को देख, एक बार इसको लेके देखना है, एक बार इसको लेके देखना है। अब देखो इससे क्या होगा, क्या होगा, देखो F1 क्या है हम लोग का, F1 क्या है समझो, F1 है हम लोग का निर्वात में रखे आवेश, और F2 क्या है, अन्य माध्यम में रखे आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका परिभाषा कैसा बनेगा, इसका परिभाषा बनेगा कि निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उन्हीं दोनों आवेशों को अन्य किसी माध्यम में रखने पर
उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? फिर समझो एक बार, निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों को, और कोई हम लोग अलग से कहीं से आवेश नहीं ला रहे हैं, इसी आवेश को कहाँ रख रहे हैं, माध्यम में रख रहे हैं। ठीक, तो निर्वात में रखे किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना? इसको भी लिख दे रहा हूं, देखो, निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों, निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, निर्वात में रखे किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों को, किसको, उन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल, उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, उसी माध्यम में, है ना, किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? निर्वात में रखे किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन्हीं आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख दो तो उनके बीच लगने वाले बल, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? हाँ, तो अब देखो, इसी में नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसको देखो, मिटा रहा हूं, नोट पॉइंट के लिए जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में देखो, प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक एक से अधिक होता है। पहला देखो, प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो सदैव क्या होता है, एक से क्या होता है, अधिक होता है। एक से कैसा होता है, अधिक होता है। और दूसरा जो होता है हम लोग का, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो सदैव कैसा होता है, अनंत होता है। क्लियर है इतना चीज? समझ गए सब क्या क्या होता है? ठीक, नोट करोगे इसको? चलो इसको नोट कर दो क्या क्या होता है, चलो नोट करो। ये हो गया। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र। हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इतना में करके आज का टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, अगला हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, समझो, है ना। किसी आवेश या आवेशों का समूह, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेशों के प्रभाव का हम लोग क्या कर सके, अध्ययन कर सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
वैद्युत क्षेत्र। बुक में तुम लोग का शायद और दूसरे टाइप से दिया होगा, है ना। तो हम लोग बुक के अनुसार नहीं पढ़ते हैं अपना, देखो बुक का तो रटा रटा होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक। किसी आवेश या आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश का अगर समूह रख दें तो उसके चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेशों के प्रभाव का अध्ययन कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? समझो, देखो मैं लिखवा दे रहा हूं, क्या होगा हम लोग का, किसी आवेश या आवेशों के समूह, आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित, के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां आवेशों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, आवेशों के प्रभाव का क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां आवेशों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? समझ आ रहा है? अब इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखो, दैनिक जीवन में हम लोग किससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो मान लो मैं यहाँ हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर एक हमारा दुकान है। अब मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ कि जा वहाँ से कुछ भी मिक्सचर बिस्किट लेके आना और मेरा नाम लेना कि फलाना भेजा है और हमको मिक्सचर बिस्कुट दिया है करके, बोला है दो करके। अब वो क्या करेगा, वो मेरे को पहचानता है तो मेरे को मिक्सचर बिस्कुट दे देगा मेरे नाम से उस बच्चे को। वो बच्चा मिक्सचर बिस्कुट लेकर यहाँ आ गया। अब समझो, मान लो मैं यहाँ से दूर जाता हूँ दिल्ली, अब दिल्ली वाले को मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ जा दिल्ली से मेरा नाम लेना और वहाँ से मिक्सचर बिस्कुट लेके आना, तो वहाँ जाएगा तो क्या दिल्ली वाला उसको देगा? नहीं देगा, उल्टा दो झापड़ खींच के मारेगा, ताए कौन आस तो गुरुजी कौन है, कौन आदमी तो लब भेजी से, है ना। ये होता है ना, कौन भेजा तुमको, ऐसे करके बोलेगा। तो वही चीज है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रभाव कहाँ तक था, यहाँ तक था। ये मेरे को जानता है, मैं इसको जानता हूँ, मेरा प्रभाव यहाँ तक है तो ये आराम से दे दिया। अब दिल्ली में बैठा व्यक्ति मेरा को थोड़ी जानता है, तो मेरा प्रभाव वहाँ तक थोड़ी है। तो वही है, मेरा क्षेत्र यहाँ तक था, यहाँ तक था, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मैं जो भी बोलूँ वहाँ का आदमी दे देगा। लेकिन दिल्ली में बैठा आदमी, वहाँ तक मेरा क्षेत्र थोड़ी है, तो वहाँ तक तो मेरा दे नहीं सकता। बस वही है, कहने का मतलब क्या है, आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर आवेशों के प्रभाव का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अब अगला हेडिंग डालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको नोट करोगे? चलो नोट करो, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाते हैं। हो गया। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला हेडिंग डालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अब समझो। मान लो एक आवेश है Q, धन आवेश है ना, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र ये है, कैसा भी बने, जरूरी नहीं है एक ही साइज में बने, तिरछा मिर्चा टेढ़गा फोटका जैसा भी बने, ठीक, वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो यहां पर कोई आवेश को रखते हैं, ठीक, तो आवेश को रखते हैं तो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। मान लो यहां पर रख, जैसे चुंबक में हम लोग देखते थे, चुंबक में कैसे करते थे, एक मैग्नेट ऐसे करके रख देते थे और एक मैग्नेट और लाते थे, फिर इसको यहाँ पर रखते थे तो ये चुंबक इससे चिपकता नहीं था, फिर थोड़ा सा और दूर पास लाते तो नहीं चिपकता था, फिर और पास लाते तो साए से चिपक जाता। मतलब ये क्या था, इसके क्षेत्र के बाहर था सीधा, और अंदर लाते गए तो ये क्या हो गया, फिर जैसे ही इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गया तो ये चुंबक उसको क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। तो ये उसका क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था। वैसे ही इसमें हम लोग का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। मान लो कोई आवेश यहाँ पर है तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके क्षेत्र से तो ये बाहर है। जैसे जैसे इसको क्षेत्र के अंदर लाओगे तो अंदर लाओगे तब इस पर हम लोग का क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है इतना चीज? अब समझो,
मान लो इस Q आवेश है और इसका ये क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। मान लो 3 आवेश इसी में हम लोग रख देते हैं किसी बिंदु पर। मान लो यहाँ पर हम लोग Q1 आवेश रख दिए, यहाँ पर हम लोग Q2 आवेश रख दिए और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, Q3 आवेश रख दिए। तो तीनों आवेश पर इसके कारण बल लगेगा। क्लियर है इतना चीज, लगेगा ना बल। अब समझो बल तो तीनों में लग रहा है, तो अंतर क्या है, अंतर है उसके लोकेशन पर, उसकी स्थिति पर। यहां पर जो बल लगेगा, देखो Q1 पर बल जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, कम है। कूलाम का नियम क्या कहता है, F अनुक्रमणुपाती 1/r² के दूरी का मान कम, दूरी का मान देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितना कम होगा बल का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो उस पर लगने वाला बल उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है इतना चीज। तो यहां पर लगने वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे कम कहां होगा, यहां, क्योंकि दूरी अब बढ़ गई। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी बल का मान कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहां पर हम लोग का बल का मान ज्यादा होगा, यहां पर बल का मान क्या होगा, कम होगा। यहां पर बल का मान क्या होगा, उससे भी कम होगा। क्लियर है। कहने का मतलब इस आवेश के समीप में, इस आवेश के समीप में यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कैसा होगा, प्रबल होगा। और इसके दूर पर, इससे जितनी दूर पर ये होगा, इस यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, दुर्बल होगा। यहां पर कैसा होगा, प्रबल होगा। क्लियर है। मतलब यहां पर लगने वाला बल ज्यादा होगा, उससे कम ये, उससे कम ये। क्लियर है इतना चीज। अब हमको ये तो पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र का जो बल लग रहा है ये कहां पर ज्यादा लग रहा है, कहां पर कम लग रहा है। लेकिन क्या हमको ये पता है कि यहां पर कितना बल लग रहा है। मान लो किसी बिंदु पर ले लेते हैं यहां पर, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं हम लोग कितना लग रहा है। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कितना लग रहा है विद्युत क्षेत्र, उसका मान कितना है, नहीं बता सकते। कम है या ज्यादा है ये बता सकते हैं। दूरी ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। और दूरी कम करोगे तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है इतना चीज। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब यहां पर हम लोग को यह पता चलना है कि वहां पर एग्जैक्ट विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लाते हैं, तीव्रता। तीव्रता देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, एक परीक्षण धन आवेश लाएंगे। देखो परीक्षण धन आवेश लेकर आएंगे। अब समझो परीक्षण धन आवेश क्या है। कूलाम भैया ने क्या किया, अपने प्रयोगों में, अपने प्रयोग में एक आवेश की कल्पना की, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं परीक्षण धन आवेश। कूलाम भैया ने लिया था। परीक्षण धन आवेश कैसा होता है, यह अत्यंत छोटा आवेश होता है। कहने का मतलब बहुत ही गरीब आवेश है, अत्यंत गरीब। ठीक, तो ये क्या है, अत्यंत गरीब आवेश है। इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन नगण्य के बराबर होता है। तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। क्लियर है इतना चीज। समझो परीक्षण आवेश जो है इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं ना, Q0 से। इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में रख दें तो उस पर अपना क्या करता है, क्षेत्र का प्रभाव दिखाता है ना। उस पर कितना बल लग रहा है ये हम लोग उसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो यही परीक्षण आवेश को हम लोग क्या करते हैं, किसी बिंदु पर रख देते हैं, और हम मतलब किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रख देते हैं, और हम लोग फिर उसके विद्युत क्षेत्र की क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। देखो समझ आ रहा है तो हाँ बोलना, नहीं समझ आ रहा है तो ना बोलना। क्लियर है। हाँ समझ आएगा ही आएगा, नहीं समझ आया तो पैसा वापिस, लेकिन पहले पैसा जमा करो। ठीक है। हाँ तो ये होता है हम लोग का क्या, क्या होता है ये सिस्टम पूरा। इसीलिए हम लोग लाए विद्युत क्षेत्र की क्या, तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वह भौतिक राशि जो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या करे, मान बताए। एक बार फिर समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। क्लियर है इतना चीज। तो परिभाषा इसमें दो टाइप से है, मैं दोनों टाइप से बता दे रहा हूं। पहला परिभाषा क्या होगा,
तो पहला परिभाषा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, जो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का क्या करे, मान बताए। वैद्युत क्षेत्र का क्या मान बताती है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करती है, मान बताती है। क्लियर है इतना चीज? चलो इसको नोट करो, उसके बाद एक परिभाषा हम लोग और देखेंगे, इसको नोट करो। हो गया। एक परिभाषा और देखें इसी में। देखो एक परिभाषा और देखते हैं, यहां पर बता दे रहा हूं एक परिभाषा। तो एक परिभाषा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित परीक्षण आवेश मतलब एकांक धनावेश, ठीक, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र होता है E बराबर होता है F बाई कितना होता है, क्यू नॉट, शायद यही होता है मेरे ख्याल से। यही होता है। वेक्टर में चाहो तो वेक्टर क्वांटिटी में दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, ये हम लोग का सूत्र है। देखो ये हम लोग का क्या है, सूत्र है। परीक्षण आवेश को हटाओ अभी, अब इसका जरूरत नहीं है। ये हम लोग का सूत्र है। सूत्र होता है हम लोग का क्या, E बराबर होता है F बाई क्या होता है, क्यू नॉट। ठीक, यदि अब देखो यदि क्यू नॉट बराबर 1 कर दें तो E बराबर कितना हो जाएगा, F होगा। यहीं से परिभाषा निकलेगा, है ना, कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को रखते हैं तो वह जितने बल का अनुभव करता है, वह जितने बल का अनुभव करता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतना चीज? एक बार फिर समझो, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। मैं यहां पर परिभाषा लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश, ऐसे रखो, वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ में आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अच्छा, यहीं से देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से अगर यहीं पर F का मान निकालें, लगने वाले बल का मान, तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू क्या हो जाएगा, E। इससे हम लोग ये पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर एकांक धनावेश को रखते हैं तो वो कितने बल का अनुभव करता है, तो वो इतने बल का अनुभव करता है। क्लियर है इतना चीज? इसको नोट करो, फिर इसका मात्रक और विमा के बारे में देखते हैं। ठीक, चलो इतना नोट करो, नोट करो, नोट करो इसको।
हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या, मात्रक और विमा। अब देखते हैं इसका मात्रक और विमा। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं ई का मात्रक। वेक्टर में दिखाओगे तो वेक्टर में, नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा, है ना। ई का मात्रक क्या होता है, देखो यहीं से देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, न्यूटन कूलाम। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं, ई का जो मात्रक बनेगा ये बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम बनेगा। अब बात करें इसकी क्या, विमा के बारे में, तो दूसरा हम लोग देखते हैं ई की विमा, ई की विमा। अब देखो न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, कूलाम का क्या होता है, ए टी। चेंज करो, एम का एम, एल का एल, टी का देखो -2 है, इसका कुछ नहीं मतलब एक है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ए ऊपर जाएगा तो ए का पावर -1। ये होता है हम लोग का ई का क्या, विमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या है, विमा है। क्लियर है। तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, इंटेंसिटी। ठीक, चलो इतना नोट करो, छोटा सा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक, इतना नोट करो। अब देखो आगे इसका, क्या देखोगे, और देखना है इसमें, देख लो उसमें क्या है। चलो दिखा दे रहा हूं, इसको लिखे, हाँ और बता दे रहा हूं, देखो देख लो, देख लो जितना देख सको। पहला देखो, पहला दूसरा इसको तीसरा देखो, यह कैसी राशि है, तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा कैसी होगी, देखो मान लो हम लोग के पास ये है, एक प्लस क्यू चार्ज रखे हैं जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कैसा है, इस टाइप का है। मान लो इस पर परीक्षण आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश मतलब कैसा है, वो एकांक धन आवेश है। तो मान लो प्लस चार्ज यहाँ पर रखते हैं, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये किधर जाएगा, इधर बाहर की ओर जाएगा। और अगर मान लो एक माइनस क्यू चार्ज रखते हैं जिसका विद्युत क्षेत्र ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश धन आवेश को रखते हैं, तो ये किसकी ओर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, है ना। क्यों, समान आवेश या सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, मान लो धन आवेश यहां पर रख देते हैं, धन आवेश यहां पर रखते हैं, और यहां पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जो कैसा है, एकांक धन आवेश है। तो धन आवेश के कारण यह धन आवेश से किधर जाएगी, दूर जाएगी। धन आवेश के कारण धन आवेश से किधर जाएगी, दूर जाएगी। और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की आएगी, ओर आएगी। क्लियर है इतना चीज। तो इसकी दिशा कैसी होगी, तो देखो इसकी दिशा होगी धन आवेश से दूर। धन आवेश के कारण क्या होगा, धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर, है ना। और ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण क्या होगा, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। क्लियर है इतना चीज। धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर, और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। क्लियर है इतना चीज। तो ये हो गया हम लोग का पूरा किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक, इसको नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो।
ये हो गया। अब देखो अगला हेडिंग डालो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अगला हेडिंग डालो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। चलो डाले बच्चा लोगों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मैं डाल देता हूं, देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे। एक बिंदु आवेश लेंगे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब देखो यहीं पर हम लोग लेते हैं, माना एक बिंदु O है, यहां पर माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर, देखो इस बिंदु से R दूरी पर एक अन्य बिंदु हम लोग क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इसको मत देना पेपर में, तुम लोग को समझाने के लिए है। पता चल रहा है ई बराबर वहां क्वेश्चन मार्क डाले हो, चंदिया जाएगा आंखी चेक करने वाले का। ठीक, ये तुम्हारे लिए है, इसको चलो मत डालो, फिर भौंकवा जाओगे, सर आप तो डाले थे कह दोगे, उल्टा मेरे को गली खिला दोगे। ठीक, तो बिंदु मान लो एक बिंदु O है जिस पर प्लस की आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब समझो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे ही ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो देखो लिखते हैं, अच्छा इसका माना फलाना लिखोगे। माना फलाना, देखो एक चीज याद रखो, माना फलाना हमेशा अच्छे से अपने मन से ही लिखना। जरूरी नहीं कि मैं जैसा लिखा रहा हूँ वो लिखो या कोई अन्य टीचर लिखा रहे हैं वैसा लिखो। माना फलाना अपने तक ही रखना, अपने से लिखने का प्रयास करो, रटा रटाया छोड़ दो। और माना जो रहता है, माना फलाना हम लोग का, वो कोई हार्ड चीज़ नहीं होता। जो हमको फिगर में दिया है, जो हमको दिख रहा है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप लगते जाओ और उसके बाद फिर करो। चेकर ये नहीं देखता माना फलाना में क्या क्या, वो ये देखता है कि तुम कितना सीखे हो। माना फलाना में तुम क्या क्या लिखे हो, कितना सीखे हो, क्या तुमको फिगर से पता चल रहा है, वो चीज़ वो देखता है। क्लियर है इतना चीज़, मैं बता दे रहा हूं फिर भी देखो, है ना। माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है ना। इससे R दूरी पर एक, दूरी नहीं है दूरी है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ऐसे ही ज्ञात कर लोगे क्या, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश लाएंगे। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, Q0, तो अब ले लेंगे। अब देखो इसकी दिशा कैसी होगी, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। हम लोग पढ़े थे अभी दिशा, धन आवेश के कारण धन आवेश से किधर जाएगा, दूर। तो धन आवेश के कारण ये धन आवेश से किधर जाएगा, दूर। तो इसका क्षेत्र किधर होगा, उधर होगा। ये शक्ति साइड मिसाइल गिरा दो, उधर होगा। क्लियर है इतना चीज। तो देखो माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। क्लियर है। माना एक बिंदु पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तब कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल, तब कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला क्या, बल,
कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ऐसी था जब दो आवेश हों, यहाँ पर आवेश कितना है Q और कितना है Q0 है, तो वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर Q और क्या हो जाएगा Q0। समझे? इसको मानेंगे समीकरण 1। परंतु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे अभी E, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे, देखो बिंदु P पर, परंतु कर दो यहां पर, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे, E बराबर कितना निकाले थे F/Q0, यही निकाले थे, है ना। समीकरण 1 से F का मान को यहीं पर रखने पर, कहीं पर, यहीं पर, तो इसी में लिखेंगे, देखो समीकरण 1 से F का मान रखने पर रख दो E बराबर F का मान कितना रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे आर स्क्वायर। तो F के जगह में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब पूरे के बटा में कितना है Q0, तो यहाँ भी पूरे के बटा में क्या हो जाएगा Q0। हो गया, बेचारा Q0 से Q0 क्या हो गया, शहीद हो गया, झंडी मुंडी। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, तो उस कंडीशन में E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई कितना बचेगा आर स्क्वायर। ठीक, कब, जब माध्यम कैसा हो, निर्वात हो। जब माध्यम कैसा हो, निर्वात हो। यदि अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो, ठीक, यदि अन्य माध्यम हम लोग ले लेते हैं क्या K, ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग का ये हो जाएगा, है ना, अन्य माध्यम हो, यदि अन्य माध्यम K हो तो ऐसे कर दो, यदि अन्य माध्यम K हो तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हम लोग को बीच में लेना पड़ता है, ठीक, यही है हम लोग का क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है। क्लियर है इतना चीज। कभी भी हम लोग हल करेंगे तो जब आवेश हम लोग का रखेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू करके नहीं रखते हैं आवेश को, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है वो आवेश की दिशा को बताता है और कुछ नहीं। क्लियर है, तो जब भी हम लोग मान को रखेंगे प्लस क्यू के कारण भी क्यू ही रहेगा, माइनस क्यू के कारण भी क्या रहेगा, क्यू रहेगा। क्लियर है इतना चीज, इतना नोट करो। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इतना नोट करो। ठीक, अब देखो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग जब जाएंगे कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे, द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे, और फिर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजक देखेंगे। क्लियर है, नोट्स बनाते चलिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। जहाँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप घर में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। कभी ये नहीं होगा कि कल के दिन में मैं वीडियो देखा था, वो वीडियो कहाँ है, मिल नहीं रहा है, उसको खोजने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो एक कॉपी पेन रखे रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बीच में मैं खिसक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझ आता है तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए वीडियो को, तो वहाँ से आपको सब चीज़ क्लियर मिल जाएगा। क्लियर है इतना चीज़। तुम लोग को भी नहीं समझ आएगा, वीडियो उठा के देख लेना, वहाँ से आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले सेक्शन में। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।